हेलो दोस्तों, दिस इज़ इनामुल। वेलकम टू माय चैनल। मैंने कुछ सारे माइक्रोफोन लगाए, बहुत सारे, आप देखिए बहुत सारे हैं, अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों, MS वर्ड का जो लास्ट टिप्स एंड ट्रिक्स और उसका वर्किंग विथ MS वर्ड के बारे में जो डिटेल मैंने बताया था, तो वो तो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अब जो है MS एक्सेल शुरू करने जा रहा हूँ। तो MS एक्सेल से रिलेटेड बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस रहेगा जैसे MS वर्ड का रहा। वर्किंग विथ MS एक्सेल के बारे में सबसे पहले बताएंगे हम, ठीक है, जहाँ पे आपको 1 बाय 1 स्टेप पूरा रहेगा। उसके कुछ वीडियोस के बाद फिर MS एक्सेल के जो इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है वो भी बताएंगे। तो दोस्तों, जो चीज़ वीडियो के लास्ट में बताते हैं वो पहले ही बता देते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स और वर्किंग विथ MS एक्सेल के बारे में डिटेल में बताने से पहले कि आपको अगर चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो, कमेंट हो, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का बेस्ट ऑफ टॉपिक, ठीक है। तो दोस्तों, MS एक्सेल के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो MS एक्सेल में देखिए, सबसे पहले MS एक्सेल MS का, अब यहाँ पे MS वर्ड होने के बाद अगर किसी के मन में आ रहा है MS होता क्या है? MS माइक्रोसॉफ्ट होता है, इसको कभी मत भूलिए। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS ऑफिस, ये जो MS है माइक्रोसॉफ्ट, ये पूरा नाम है, ठीक है। और MS ऑफिस अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे सबसे कॉमन थिंग जो है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का ओनर का नाम क्या है, ये तमाम चीज़ें मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया है, फंडामेंटल में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, MS वर्ड में, ठीक है। तो अब MS एक्सेल के बारे में सबसे पहले बता दें। देखिए, हम लोग जब भी कोई प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्स करते हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे वो नॉर्मल पार्ट टाइम बेसिस हो या फुल टाइम बेसिस हो, अगर हम किसी प्रोफेशनल जगह पे जाके अगर हम बताते हैं कि हाँ जी मैंने कंप्यूटर सीखा है, तो उस बंदे का सबसे पहला फोकस क्या होता है कि अच्छा कंप्यूटर सीखा है तो क्या आपको एक्सेल आता है, ठीक है। अब देखिए, कोई लड़का अगर 1 साल का ADCA कोर्स करता है, डिप्लोमा या CCC वगैरह करता है या O लेवल करता है, O लेवल पे तो फिर भी थोड़ा सा रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। बाकी जो कोर्सेज है, कंप्यूटर बेसिक हो, ADCA, DC हो, CCC हो, कंप्यूटर बेसिक हो, तो वहाँ पे इंसान इतने सारे चीज़ें सीखता है। लेकिन देखिए, सवाल क्या होता है कि MS एक्सेल सीखा है कि नहीं। तो एक प्रोफेशनल जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जहाँ पे कंपनीज में कंप्यूटर बेस्ड या कंप्यूटर फील्ड का डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे आप जानते हैं कि MS एक्सेल अगर बंदे को आता है मतलब सब कुछ आता है, और MS एक्सेल नहीं आता तो कुछ नहीं आता। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम MS वर्ड में चाहे जैसा भी देखा हो, लेकिन MS एक्सेल की जो ये वीडियो है, इसको बहुत शुरुआत से और बहुत ध्यान से आप सुने और पूरा वीडियो सुने, ठीक है। MS एक्सेल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा और बीच बीच में एग्जाम्पल भी रहेगा, जहाँ पे आपको कोई भी प्रोफेशनल वर्क करने में आसानी हो। तो आते हैं MS एक्सेल की। हम जो MS एक्सेल में प्रैक्टिकल बताएंगे वो 2007 रहेगा। ओवरऑल सारे 2007 में खुद यूज़ करता हूँ, इसलिए 2007 बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास अलग अलग सॉफ्टवेयर है, या 2010 है या 2014 है या 16 है, तो आप मेन कंसेप्ट समझ लीजिए, बाकी आप सब में एक जैसा ही काम करेंगे। कुछ चीज़ें हो सकता है अलग हो, ठीक है। तो MS एक्सेल को हम लोग सबसे पहले, MS एक्सेल को स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, ये चीज़ आप ध्यान लीजिए। अब देखिए, कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले उसकी कुछ बेसिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके बारे में हमको पहले बता देना चाहिए। तो दोस्तों, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं वीडियोस के थ्रू डिस्कस करता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, हमारे जो MS एक्सेल के ऑब्जेक्टिव है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है क्या, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका MS वर्ड में भी था, तो वहाँ पे डायरेक्टली मैंने 1 बाय 1 स्टेप बता दिया। ऑब्जेक्टिव मतलब मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कोई भी एक विशेष काम, ठीक है, या कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम जिसको करने के लिए कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो करना मैंडेटरी होता है, ठीक है, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव को आप पीछे नहीं छोड़ सकते, ऑब्जेक्टिव को लेके आगे बढ़ना है, ऑब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा। आपको एक आसान सी एग्जांपल देते हैं, जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अब यूनिवर्सिटी का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूनिवर्सिटी में आपको डायरेक्ट पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म सबमिट होगा, फॉर्म रिव्यू के लिए जाएगा, फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जनरेट होगा, आप पेपर देंगे, पेपर में मार्क्स लाएंगे, मेरिट बेस में लिस्ट आएगी, फिर नाम आएगी। ऐसे तमाम जो डिफ़ॉल्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि ऑब्जेक्टिव का पार्ट है।
अब ऑब्जेक्टिव को फॉलो करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए यूनिवर्सिटी में कोई ऐसे खास जानने वाला है जिन्होंने कहा ठीक है आप फॉर्म दे दीजिए मैं कुछ करता हूँ, तो वहाँ पे देखिएगा वो फिर दूसरा तरीके से उसका एडमिशन कराते हैं, लेकिन वो एक दूसरा पार्ट होता है। ओवरऑल सबसे ज़्यादा चीज़ें जिसको जो लोग फॉलो करते हैं वो हमारा ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव को फॉलो करके ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चाहे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो, चाहे स्कूल मैनेजमेंट हो, चाहे यूनिवर्सिटी का एजुकेशनल मैनेजमेंट सिस्टम हो, या किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट हो जिसका एक मैनेजमेंट सिस्टम हो जहाँ पे ऑब्जेक्टिव के बिना आगे नहीं बढ़ना मुश्किल है, ठीक है। तो उसी तरीके से MS एक्सेल में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जिसको हमको समझना है। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला जो है, सबसे पहले है एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ओपनिंग ए स्प्रेडशीट, एड्रेसिंग ऑफ सेल्स, प्रिंटिंग स्प्रेडशीट, सेविंग वर्कबुक, मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स, entering text, number, dates, creating text, number and date series, editing worksheet, data, inserting and deleting raw column, changing cell height and width, function and charts, using formulas, function and charts। तो ऐसे तमाम ऑप्शंस है, तमाम अलग अलग टर्म्स है जिसको सबसे पहले समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बताते हैं वर्कबुक और वर्कशीट का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब देखिए जब आप MS एक्सेल फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो, जो भी आपका पेज खुलता है, ठीक है, आपका रॉ और कॉलम के फॉर्मेट, मतलब छोटा छोटा घर जैसा, तो वो उसको कम्प्लीटली हम लोग एक वर्कबुक बोलते हैं, ठीक है। उसी वर्कबुक, उसी पेज में आपने 3 अलग अलग छोटा छोटा शीट देखा होगा, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है। शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि वर्कबुक वर्कशीट में होता है या वर्कशीट वर्कबुक में होता है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, वर्कशीट वर्कबुक में होता है, 3 डिफ़ॉल्ट वर्कशीट होता है और कई सारे वर्कशीट का एक वर्कबुक बनता है, ठीक है। वर्कबुक मतलब कंप्लीट वर्कबुक के बारे में डिटेल्स क्या होता है कि एक कंप्लीट वर्कबुक में 3 डिफ़ॉल्ट वर्कशीट होता है, जो अलग अलग शीट है। उस शीट को आप अपने तरीके से बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन जब भी आपके MS एक्सेल को आप ओपन करोगे वो सबसे पहले 3 वर्कशीट के साथ एक कंप्लीट वर्कबुक को ओपन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्कबुक और वर्कशीट से रिलेटेड कोई भी किसी भी टाइप का कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 वर्कशीट होता है जो डिफ़ॉल्ट, और वर्कबुक जब भी ओपन करेंगे मतलब MS एक्सेल का जो फर्स्ट पेज है, मतलब जो पूरा ओपन होता है वही वर्कबुक है, और उसी वर्कबुक के अंदर 3 वर्कशीट होते हैं, ठीक है। शीट 1, शीट 2, शीट 3 करके। अब आते हैं रॉ और कॉलम। अब देखिए रॉ और कॉलम मतलब जो भी आप अलग अलग खाने देख रहे हैं MS एक्सेल में, उसको रॉ और कॉलम बोलते हैं, ठीक है। रॉ और कॉलम के कॉम्बिनेशंस में ही एक एक्सेल का पूरा पेज बनता है, ठीक। और ये रॉ और कॉलम की अलग अलग गिनती है, ये गिनती में आगे मेंशन कर दूंगा। फिर आगे बढ़ते हैं सेल। अब यहाँ पे एड्रेसिंग ऑफ सेल्स करके सबसे पहले सेल मतलब बता दें। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा सेल मतलब कोशिकाएं हैं, ठीक है। सेलो करके एक कंपनी है जो प्लास्टिक कुर्सी वगैरह बनाता है। सेल CELL सेल। सेल मतलब रॉ और कॉलम का कॉम्बिनेशंस में बना हुआ घर, छोटा सा, ठीक है। अलग अलग बहुत सारे घर हैं। अब वो हम जिस भी दिशा से उसको फॉलो करवाएंगे वो कॉलम हो सकता है, वो रॉ भी हो सकता है, लेकिन उसको पार्टिकुलर अलग अलग मेंशन करने की क्या बोलेंगे, सेल। अब यहाँ पे एड्रेसिंग ऑफ सेल्स मतलब एक मतलब सेल्स को, जैसे हम MS वर्ड में जहाँ पे भी कर्सर रखते हैं कर्सर वहाँ चमकता है। कर्सर एकदम ऊपर में स्टार्ट होता है, वहाँ से एंटर करते हुए या माउस से कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए वहाँ पे कर्सर चमकेगा। उसी तरीके से आपके MS एक्सेल में जो कर्सर है वो कर्सर आपका हर सेल एड्रेस में घूमता है माउस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके। आप जहाँ कहीं भी क्लिक करेंगे वहाँ पे आपका सेल शो करेगा, सेल एड्रेस शो करेगा। अब इतने सारे रॉ और कॉलम के फॉर्मेट में जो अलग अलग घर बने हुए हैं, इसको हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा सेल पे या कौन से नंबर पे हमारा पॉइंटिंग बना हुआ है। इसी वजह से हर सेल का एक अलग अलग एड्रेस होता है जिसको एड्रेसिंग ऑफ सेल्स बोलते हैं, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक्सेल थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन एक्सेल को बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये मैथ जैसा है, मैथ जैसा बिल्कुल नहीं है, एक टेक्निकल चीज़ है। अगर आप MS वर्ड अच्छे से समझ सकते हैं, MS एक्सेल आपके लिए कुछ नहीं, बस बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं और बहुत कुछ
ध्यान रखने वाली बातें होती हैं जिसको MS एक्सेल। तो दोस्तों देखिए, जैसे आपने MS वर्ड में जितने भी फंक्शनल काम किया है, टेक्निक आपका टेबल हो गया, हाइपरलिंक हो गया, हेडर फुटर हो गया, टूल से रिलेटेड है, बॉक्सेस से रिलेटेड है, शेप से रिलेटेड है, मेल मर्ज से रिलेटेड है, ऐसे तमाम इन्फॉर्मेशन वही सेम चीज़ आपके एक्सेल में भी यूज़ होगा। बस एक्सेल में एक्स्ट्रा क्या होने वाला है, एक्सेल में हम लोग फार्मूला लगा के अकाउंटिंग के बहुत सारे काम कर सकते हैं, और वो चीज़ आप एक बार करके प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपको बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सेल में जो मेन पार्ट्स होता है वो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ 1 by 1। तो यहाँ पे मैंने एड्रेसिंग ऑफ सेल्स बोला, अब प्रिंटिंग ऑफ स्प्रेडशीट, सेविंग वर्कबुक, मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स, ये तमाम चीज़, नंबर एंड डेट्स, क्रिएटिंग टेक्स्ट, नंबर एंड डेट सीरीज, एडिटिंग वर्कशीट, ये सब प्रैक्टिकली जैसे 1 by 1 करेंगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जो जो पॉइंट थियोरिकली बताने लायक है वो मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि MS एक्सेल का नाम कितने हैं। एक्सेल फाइल भी बोलते हैं, MS एक्सेल का फाइल भी, वर्कशीट भी बोलते हैं, ठीक है, वर्कबुक भी बोलते हैं, स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। बस जब भी बोला जाए, जैसे हमने इससे पहले वीडियोस में बोला था, MS वर्ड के फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल भी बोला जाता है, तो MS वर्ड का फाइल भी बोल सकते हैं। तो ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा फाइल का नाम कैसे बोला जा रहा है। उसी तरीके से मैंने लास्ट वीडियोस में एक्सटेंशन के बारे में बोला था, जहाँ पे MS वर्ड का एक्सटेंशन मैंने बोला था .doc या .docx। उसी तरीके से MS एक्सेल का जो एक्सटेंशन है .xls या .xlsx, ठीक है। इन सब चीज़ों को कभी मिस नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि देखिए MCQ कैटेगरी के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव कैटेगरी के क्वेश्चन, इसमें बहुत घुमा फिरा के सवाल पूछते हैं। MS वर्ड के सवाल भले आप समझ जाए, एक्सेल के सवाल बहुत घुमावदार होते हैं, हालांकि MS वर्ड में भी होते हैं, क्योंकि जैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से उस चीज़ को ध्यान में रख के आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हल करना पड़ता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को है तो आपको लिखने की झंझट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आप सोच सकते हैं कि 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको चुनना है, और बहुत सोच समझ के। तो इस वजह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी मेहनत होता है। ऐसी बात कभी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फटाफट करो और निकल जाओ, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में दोस्तों जो जो पॉइंट बताया आपने ध्यान से सुना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब MS एक्सेल के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, 1 by 1 कुछ एलिमेंट्स में डिस्कस करता हूँ जितना पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले मैंने वर्कबुक और वर्कशीट हमने बता दिया है, ठीक है। रॉ और कॉलम मैंने बताया कि आपका जो सेल होते हैं, मतलब MS एक्सेल में जो अलग अलग खाने बने हुए हैं, उन्हीं की जो कंबाइन फाइल है, मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो जाता है वो रॉ कॉलम के नाम से जाना जाता है। और रॉ और कॉलम के कंबाइन में जो घर है उसी को हम लोग सेल बोलते हैं। उस सेल पे क्लिक करने के बाद जो उसकी एड्रेस दिखता है उसको एड्रेस ऑफ सेल्स बोलते हैं, या सेल एड्रेसिंग करना है ये भी बोल सकते हैं। क्योंकि हर सेल का जो एड्रेस है उसको, सेल का सेल एड्रेस होने का क्या मतलब है, सेल का सेल एड्रेस होने का मतलब यही है कि जब हम फार्मूला लगाएंगे, चाहे कोई सेल कितना भी दूर हो, अगर हम फार्मूला में उस सेल एड्रेस के ज़रिए उसको मेंशन कर रहे हैं तो ज़रूर वो काम करेगा। ये चीज़ आगे प्रैक्टिकली आपको पता चलेगा। नेक्स्ट आते हैं फंक्शन मतलब MS एक्सेल में जो भी फार्मूला लगाते हैं, मैथमेटिकल, लॉजिकल, ठीक है, ऐसे तमाम फार्मूला जो लगाते हैं उसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। जैसे सम करना, ठीक है, भाग देना, मल्टीप्लिकेशन करना, परसेंटेज निकालना, एवरेज निकालना, ठीक है। उसके बाद आपने कोई भी प्रोडक्ट आपने ख़रीदा है जो MRP होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, ये भी एक्सेल में क्वेश्चन दिया जाता है। अब इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर घूम फिर के फिर मैथ जैसा सवाल ही पूछने लगे हैं, है ना। जैसे किसी प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस, मतलब फैक्ट्री का प्राइस है 50 रुपीज़, ठीक है, 5% हमने कमीशन सेट किया और उसको रिटेलर के पास जाके उसकी प्राइस कितना होना चाहिए, तो ऐसे एक्सेल में निकाले जाते हैं, ठीक है। किसी कॉलेज का जैसे रिजल्ट है, रिजल्ट में A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड, फेल, आप वहाँ पे ऐसा कुछ सेट करना पड़ेगा कि मार्क्स डालेंगे, ग्रेड ऑटोमेटिक आ जाए। अब मार्क्स के अकॉर्डिंग वो सेट कर देगा कि ये फेल है कि पास है, पास है तो कौन सा डिवीज़न है। ऐसे तमाम चीज़ें आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेल हमारा जॉब ओरिएंटेड पार्ट है, ठीक है। जॉब में आपको एक्सेल के बारे में काफ़ी चीज़ें पूछा जाता है, इसीलिए एक्सेल को अपना थोड़ा सा मेहनत करके स्टडी करना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट पॉइंट का नाम है दोस्तों फार्मूला। फार्मूला आप जानते हैं, मैथ अगर आपने किया होगा तो मैथ में फार्मूला की क्या लेवल है, ठीक है ना। फार्मूला को कितना फॉलो किया जाता है और फार्मूला के अकॉर्डिंग ही आपको आगे बढ़ना होता है। उसी तरीके से हमारे एक्सेल में फार्मूला को कुछ फार्मूला सेट है जिसको फॉलो करके हमको बहुत सारे अकाउंटिंग काम निकालना होता है। अब एक्सेल में जो भी मैथमेटिकल साइन होता है, जैसे इक्वल, पॉइंट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्लैश, है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसकी बहुत महत्वपूर्ण मतलब योगदान है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे शुरुआत में जो फ्रेशर होते हैं, जब वो एक्सेल में फार्मूला लगाते हैं, वो ज़्यादातर टाइम इक्वल का साइन लगाना भूल जाते हैं। और वही मतलब अगर आप फार्मूला में बिल्कुल एक आधी छोटी सी पॉइंट भी गलती करते हैं, आपका फार्मूला काम नहीं करेगा। जैसे आपने कहीं पे पॉइंट देना था, कॉमा लगा दिया आपने, नहीं होगा। कहीं कॉमा देना था, आपने फुल स्टॉप लगा दिया, नहीं होगा। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखने के लिए फार्मूला को फॉलो किया जाता है। और फार्मूला में जैसे बोला गया है बिल्कुल मतलब लॉजिकल चीज़ है, लॉजिक से रिलेटेड है। मतलब आपको, आप जैसे नॉर्मली हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट देखे होंगे, बहुत लोग तो मार्क्स देख के अपने जमान पे ही हिसाब करके परसेंटेज बोल देते हैं। तो वो उसका एक तरीका है ना। तो एक्सेल में अगर आप परसेंटेज, एवरेज वगैरह निकाल रहे हैं, उसका जैसे प्रोसीजर बताया गया उसी चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं एक्टिव वर्कशीट, शीट टैब, स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार के बारे में आपने MS वर्ड में सुन चुके होंगे। जितने भी कंप्यूटर में यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर हैं सब में स्क्रॉल बार होते हैं, ठीक है। स्क्रॉल बार दो टाइप्स के हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। स्क्रॉल बार के ज़रिए हम लोग पेज को ऊपर नीचे और दाएं बाएं कर सकते हैं, मतलब देखने के लिए माउस से, कर्सर से क्लिक करके। शीट टैब का मतलब है, अभी जैसे मैंने पहले बताया कि 3 वर्कशीट का कॉम्बाइन बना होता है, उसी से एक वर्कबुक बनता है। मतलब एक वर्कबुक के अंदर 3 वर्कशीट होता है। वर्कशीट में मैंने बोला है कि वर्कशीट को आप अपने मनपसंद के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। शीट 1, शीट 2, शीट 3। शीट 3 के बाद एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसको क्लिक करने से आपका शीट बढ़ जाएगा, शीट 4। फिर क्लिक करेंगे शीट 5, उसी शीट पे राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन आता है। डिलीट कर करके आप एक ही वर्कबुक में एक शीट टैब भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट है जिससे हम शीट निकाल रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं, उसी को शीट टैब बोलते हैं, ठीक है। अब शीट टैब की बढ़ाना घटाना वो यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे। अगर आपको बोला गया है कि 2019-20 सेशन का पूरा 12 महीने की रिपोर्ट बनाइए, अब वहाँ पे अगर आप चाहे तो अलग अलग मंथ के एक्सेल डेटा बनाइए, या फिर एक ही एक्सेल वर्कबुक के अंदर 12 महीने का 12 वर्कशीट डाल दीजिए और वर्कशीट को रीनेम कर दीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में करके। जैसे बैंक, इंश्योरेंस एजेंसी वगैरह में काम ऐसे ही होते हैं, ठीक है। बहुत सारे एक्सेल डेटा को इसीलिए नेट से डाउनलोड करके देखना चाहिए उसमें कैसे काम किया गया। यहाँ तक कि उसमें बहुत सारे फंक्शन और बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे टेक्निक सेट किए जाते हैं। अभी आपको वीडियो में आगे सब पता चलेगा। तो दोस्तों मैं यहीं तक रखता हूँ, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मैंने डिस्कस किया। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया। अगर इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन और सजेशन हो, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। और बार बार बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले हमारे स्टूडेंट हो, दोस्त हो या कोई भी हो, आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ कुछ डेवलप कर रहे हैं, प्रैक्टिस हो रहा है, तो बिल्कुल आप वीडियोस को लाइक करें। और साथ ही साथ रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नीचे जो आपका सब्सक्राइबर का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बगल में एक घंटी भी है जिसमें ऑल का नोटिफिकेशन है, उसको भी क्लिक करिए। क्योंकि बहुत लोग सब्सक्राइब तो करते हैं लेकिन बगल में नोटिफिकेशन वाली जो बेल है उसको भी देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन की वजह से हमको प्रोत्साहन मिलेगी, हम वीडियोस में और मेहनत करेंगे, आगे बनाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ये भी बता दें कि मेरा ऑलरेडी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। आप जानते ही हैं पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, सब एजुकेशनल जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ट्रेनिंग सेंटर सब बंद है, ठीक है। अब हो सकता है मेरा इसी बात पे तुरंत कोई कहे कि हाँ इसीलिए आपको चैनल बनाने की सूझा। हाँ देखिए, चैनल बनाने का आइडिया तो बहुत था, लेकिन एक ऐसा भी था कि जब इंस्टीट्यूट रेगुलर क्लासेस चलते थे तो वहाँ पे हम दिन भर बिज़ी रहते थे, क्योंकि हमको वीडियो बनाने का, अगर वीडियो बना भी लें उसको एडिटिंग करके पोस्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता। इसीलिए दोस्तों हमने सोचा कि अभी शुरू करते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। आगे इंस्टीट्यूट जब खुल भी जाएगी तब ऑटोमेटिक टाइम हम एडजस्ट कर लेंगे। तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, बिल्कुल सपोर्ट करिए और नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।